ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कई सारे पोर्शंस को एनसीईआरटी से देख लिए हैं अभी तक, और हम एनसीईआरटी से अपना क्रैश कोर्स एक तरह का कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हम चला रहे हैं। और इसमें बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यहां तक हम कर चुके हैं एलिमिनेशन रिएक्शन तक, इसके पहले तक हम लोग कर चुके हैं। अब इसके आगे करना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन है बच्चों। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब देखो, जब हेलो एल्केन पे हम काम कर रहे हैं, तो जब कोई हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हेलोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन। इसको जरा समझिए, मैं क्या कहना चाहते हैं। देखो, सपोज कीजिए हमारा ये CH2 है, और यहाँ पे एक H है, और यहाँ पे CH2Cl है, और जब हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं, अल्कोहल जो होता है हमारा ROH होता है, अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो हमारा KOH और ROH आपस में रिएक्ट करके RO माइनस ये जनरेट करता है, और जो कि एक अच्छा बेस है। ठीक है बच्चों, आप समझिएगा। एक्चुअली ये पोलर होने की वजह से जो हमारा CH2 और CH2Cl था, तो पोलर होने की वजह से ये प्लस हो जाता है, और ये Cl माइनस से अलग हो जाता है, और ये बन गया। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा H है यहाँ पर, ये जो RO माइनस बेस है, वो इस H को निकाल लेता है और एक एल्कीन प्रोड्यूस करता है। यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये निकाल लेता है, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको एल्कीन प्रोड्यूस करके देता है, और प्लस हमारा Cl माइनस जो है, ये अलग तो है ही, Cl माइनस यहाँ पे निकला हुआ है, Cl माइनस ये अलग है, तो ये हमारा KCl बना देता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा इसको। पहला स्टेप में क्या होता है, देखिए हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो तरह का होता है। जिस तरह से हमारा SN1 और SN2 था, वैसे एलिमिनेशन का मतलब होता है बच्चों एडिशन का उल्टा। तो एलिमिनेशन में क्या होता है बच्चों, कि दो एक सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज होती है, यानी अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन जिससे हमारा हाइड्रोजन अटैच है, और बीटा कार्बन जिससे हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है, ये हाइड्रोजन। तो आप इन जनरल देख सकते हैं एलिमिनेशन दो तरह का है, जैसे SN1 और SN2 था वैसे ये भी है। तो इसको बोलते हैं E1 और E2। एक और होता है E1CB, वो कॉन्जुगेट बेस E1CB। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस, इसको भी हम पढ़ेंगे, हमारे एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे। E1 E2 है, मेनली E1 E2 समझते हैं। E1 E2 ठीक उसी तरह से जैसे SN1 SN2 था, वैसे ही E1 E2 है, जिसमें E1 में हम SN1 की तरह बात करते हैं, और E2 में हम SN2 की तरह बात करते हैं। E1 जो है बच्चों, इसमें आपका दो स्टेप होते हैं, 2 स्टेप। इसमें कार्बोकैटायन बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, और इसमें जो है रेट जो होता है, रेट वो जो हमारा E1 है, तो सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे E2 ये सिंगल स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप। इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है ये, जैसे कि SN2 होता था। ठीक है, और रेट जो है इसमें सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, सेकेंड ऑर्डर, यानी इसमें हमारा सबस्ट्रेट और जो हम OH माइनस आ रहा है, वो जो हम एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, यानी RO माइनस, उसके भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतना हम इसको E1 E2 में समझते हैं। और होता क्या है जनरली एलिमिनेशन में होता है क्या है, अल्फा कार्बन से निकलता है हेलोजन। देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन से निकलता है हेलोजन, यहाँ पे ये हेलोजन हमारा है, ये अल्फा कार्बन है, उससे निकलता है, और बीटा कार्बन जो हमारा बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन है, उसको बेस लेके उड़ता है, तो ये हमारा एल्कीन बनता है। तो ये एडिशन का उल्टा है, जैसे एडिशन जैसे होता था, एडिशन में क्या है, यही दोनों चीज निकलते हैं, और पाई बॉन्ड टूटता है, और ये दोनों चीज जुड़ जाते हैं, लेकिन तो एडिशन होता है। अगर इसी का उल्टा देखा जाए तो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगा, तो ये एडिशन रिएक्शन होता है, एडिशन।
Location of alpha and beta carbon in molecule. Carbon on which the halogen atom is directly attached is called alpha carbon, and the carbon atom adjacent to this is called beta carbon. ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब अगला देखिए, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा स्क्रीन पे चलिए ये आ गया। चलिए भगवान की कृपा से जल्दी आ गया ये। हम लोग यहाँ पर थे। ओके, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। राइट, चल ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 309, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, पेजेस क्यों गड़बड़ है। ये 309 के बाद 311 दिख रहा है, तो जरा सा मैं पेज थोड़ा सा देख लूँ। तीन सौ दस, एक पेज जो है वो डिस्टर्ब लग रहा है कहीं पर। हो सकता है वो यहाँ पे हो। तीन सौ पांच, 306, 307, 308, 309, लगता है 310 नंबर पेज कहीं मिसप्लेस हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको, आप अपने एनसीईआरटी में देखिएगा, और मैं लेकिन एलिमिनेशन को मैं पूरा बताता हूँ एलिमिनेशन क्या होगा। तो 310 नंबर पेज पर जो ही बातें लिखी हुई है मैं आपको बताता हूँ यहीं पर, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन में हमने देखा कि E1 किस तरह से होगा और E2 किस तरह से होगा, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये एक इन जनरल बात हमने देखी कि किस तरह से ये एक अल्फा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर आपको मैं E1 और E2 का बताता हूँ किस तरह से होगा। E1 में क्या होता है बच्चों, कार्बोकैटायन बनता है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे CH3 है और H है, और यहाँ पर CH2 है, यहाँ पे CH2Cl है, और हम एल्कोहलिक गैस ले लेते हैं।
अल्कोहलिक केवश लेते हैं। तो होता क्या है E1 में, पहला स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन E1 में। तो होगा क्या, देखो CH3 CH3 CH2 और CH2 प्लस बन जाएगा यहाँ पर, और ये Cl माइनस निकल जाएगा। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से ये है 1 डिग्री, यहाँ पे है 2 डिग्री। तो जब भी आपको किसी कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल के बगल में मोर डिग्री का कार्बन दिखाई देता है, तो आप वहां पर रीअरेंजमेंट करते हैं, तो यहां से एक H इसका निकल करके शिफ्ट कर जाएगा किस पे, 1 डिग्री पर, उसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन मैं एग्जांपल ये इसीलिए देता हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या होता है हाइड्राइड शिफ्ट। और यहाँ पे आ गया CH, यहाँ प्लस आ गया, और ये हो गया CH3 हो गया। ठीक है, और इससे जो हमारा अगर कार्बन देखिए तो इस वाले कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है इधर, तो ये प्लस आ गया। अब ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ H फ्रॉम बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन से हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे H को। तो CH3 CCH3 H CH प्लस। अब देखो जिस पर प्लस आया है वही इस समय अल्फा है, और इसके बगल में ये बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों बीटा है। अब दो बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो दोनों प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखिए, जो स्टेबल होता है उसी पर हम उसी को मेजर बनाते हैं। तो अगर हम लेफ्ट वाले बीटा से निकालते हैं, तो मैं लेफ्ट साइड में बना रहा हूं वो प्रोडक्ट, तो ऐसा बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा अगर हम लेफ्ट से निकालते हैं। अगर हम राइट वाले बीटा से निकालते हैं तो प्रोडक्ट हमारा ऐसा बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और जब भी एल्कीन बनता है प्रोडक्ट में, आप क्या कीजिए, एल्कीन को ऐसे सर्कल से एनसर्कल कर दीजिए, घेर दीजिए उसको, और देखिए उससे अटैच कार्बन कितने हैं, तो उनको अल्फा कहिए, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। तो यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है टोटल, और यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा माइनर। और इसी में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेडजेफ रूल। तो सेडजेफ रूल ये कहता है कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना वो स्टेबल होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, अलेक्जेंडर ज़ेटसो थे नाम, तो सेडजेफ रूल भी बोलते हैं, ज़ेटसेव रूल भी बोलते हैं, ज़ेटसेव। तो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, ज़ेटसेव भी कहीं कहीं लिखा होता है, ज़ेटसेव रूल, ठीक ना। तो अलेक्जेंडर ज़ेटसेव थे, उन्होंने नाम पे सेडजेफ रूल बना हुआ है। तो ध्यान रखना, ये सेडजेफ रूल ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, मीन्स 3 डिग्री। अगर हमारा सपोज करो यहाँ पे CH3 है, C डॉट C है, CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, तो इसके 12 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो सबसे स्टेबल होगा ये। और उसके ये कम हो जाएगा, CH3 C डॉट C CH3, यहाँ पे CH3 और ये H, इसके 9 अल्फा हाइड्रोजन। फिर और कम करते जाओ, CH3 C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा, यहाँ पे ट्रांस बनेगा और सिस बनेगा, यहाँ पे ट्रांस और सिस का स्थिति हो सकती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे, ये सिस हो गया, H हो गया, तो ऐसे होगा, ठीक है, और एंड सो ऑन, ये होता जाएगा। तो ये अलेक्जेंडर ज़ेटसो के नाम पर सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, जो हमारा इसको बनाता है, कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है बच्चों। और देखिए जो बातें E1 पढ़ लिया, E2 पढ़ लेते हैं। E2 क्या है, E2 पढ़ते हैं। E2 में क्या होता है, सिंगल स्टेप होता है, इसमें कहीं कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है। और एक्चुअली ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा बेस होता है वो बल्की बेस होता है, वेरी बल्की बेस। जब बल्की बेस होगा तब हमारा E2 होता है। जैसे
टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड CH3 होल थ्राइस CO माइनस, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, टर्शियरी टर्ड ब्यूटॉक्साइड, ये बहुत बल्की बेस है। तो जितना बल्की बेस होगा तो एक्चुअली क्या होता है, सपोज करो वही सेम मैं एग्जांपल लेता हूँ CH3 और CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, सेम एग्जांपल लेता हूँ, और यहाँ पर हम CH3 होल थ्राइस CO माइनस टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं। तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एक बहुत बल्की बेस है, CH3 O माइनस है। तो जब ये टूट जाता है देखो, तो इसमें होता क्या है कि इस बल्की बेस को, ये बल्की बेस बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में जाकर के H+ को नहीं निकाल पाएगा। तो ये क्या चाहता है कि कहीं जहां पे लेस भीड़ भाड़ हो वहां से जाकर के H को निकाले, राइट। और ये अटैक तुरंत करता है, जैसे इसमें सिंगल स्टेप में काम होता है। जैसे यहाँ पे आपका H है, ये H है, और यहां पर आपका CH2Cl है। अगर हमने Cl को, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे Cl जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और जो हमारा बेस है O माइनस, ये इस H को निकालेगा एक साथ, ये काम एक साथ होगा, ये काम एक साथ होगा, और बॉन्ड यहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा, यही बॉन्ड यहाँ पे बनेगा ऐसे, ये समझिए। और बाकी जो यहाँ पे CH और इस पर जो CH3 है दो, ये लगे रहेंगे। आप इसी को मैं ऐसे समझाया हूँ, आप समझिएगा, इसको ऐसे समझिएगा ध्यान से। तो जैसे ऐसे समझ लीजिए CH3 जैसे मैं बनाया हूँ वैसे भी समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर CH ये हो गया, और यहाँ पर CH2Cl। अब ये Cl वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहा है, ये Cl टूट रहा है, और ये जो H है वो भी ब्रेक हो रहा है। इसको भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ये भी ब्रेक हो रहा है, ये भी ब्रेक हो रहा है। और ये किससे जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है आपके O माइनस, इसको लेके जा रहा है, और यहाँ पर हमारा टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बेस है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग, अगर मैं बॉन्ड ब्रेकिंग को येलो से दिखा दूं, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हमारा येलो से है, और बॉन्ड मेकिंग को मैं रेड से दिखा रहा हूं। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा E2 है। E2 में एक साथ होता है, मेन चीज होता है कि हमारा बल्की बेस, वेरी बल्की बेस होना चाहिए। यही डिफरेंस है हमारा E1 और E2 में। ये वन स्टेप रिएक्शन है, नो इंटरमीडिएट, इसीलिए नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। वहां पे रीअरेंजमेंट होकर के सेटजेफ रूल फॉलो किया, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब हमारा कार्बोकैटायन बने, हमारा एक्चुअल कार्बोकैटायन बने बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए, मैं बार बार कहता हूं। तो 310 नंबर जो पेज था वो मैंने खत्म कर दिया, ये पेज है 311 नंबर, अगला पेज, ठीक है ना। ये आती है बात ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं। इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट बट हाईली पोलर। कोवेलेंट होते हैं लेकिन हाईली पोलर होते हैं, विद कार्बन पुलिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव मैग्नीशियम। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है तो खींचेगा ही। तो यहाँ पे R निगेटिव होता है, Mg प्लस होता है, और X तो माइनस होगा ही। द मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड इज एसेंशियली आयनिक, वो आयनिक होता ही होता है। अब क्या होता है बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे देखो ध्यान से लिखा है साफ साफ, एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, यानी कोई भी प्रोटॉन सोर्स हो, और क्या देंगे, गिव हाइड्रोकार्बन, यानी ये बहुत ही बेहतरीन है। देखो RMgX जो है, मैं आपको यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि RMgX आपका है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, R जो कि डेल्टा माइनस होगा, और MgX जो कि डेल्टा माइनस होगा, और यहाँ पर डेल्टा प्लस होगा। इसका रिएक्शन बेटा, वो सारे हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन होते हैं, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे जुड़े हों, एलिमेंट से जुड़े हैं, जैसे वाटर हो गया, या आपका एल्कोहल हो गया, या आपका अमोनिया हो गया, या आपका 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन हो गया। आपका यहाँ पे 1 डिग्री अमीन ले लीजिए और 2 डिग्री अमीन ले लीजिए, ये दोनों के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। या आपका एसिड हो गया, ये देखिए आपका मैं RCOH ले लिया, एसिड हो गया, ठीक है। या आपका C ट्रिपल बॉन्ड हो गया, जो कि C जो है यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए H यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो इस तरह की जितने भी आपको H मिलेंगे
वो सब आर, ये जो आर है वो ले लेता है इन एच को। ये डेल्टा प्लस है, सारे के सारे क्या है डेल्टा प्लस है। तो इन एच को आपका ये जो आर है बच्चों ये ले करके और बना लेता है क्या, करस्पॉन्डिंग एल्केन। यानी जो ग्रिग्नार्ड रीजन का जो आर है ये आर और आपका ये एच, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं बच्चों, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आर एच। बाकी जो बचती चीज है, जो चीज बचती है वो MgX के साथ चली जाएंगी, उसका कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए H2O था तो H2O में से OH MgOH लिख दिया गया, तो बाकी वो आप Mg आप जो लिखना हो लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो बनता है वो क्या है, वो है आपका RH बनता है, जिसके हम लोग एल्केन कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एल्केन हमारा बनता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। और इसको ड्राई ईथर में जब हमको देखिए यहाँ पे वुड्स रिएक्शन भी लिखा हुआ है, वुड्स रिएक्शन, और वुड्स जहां पर कहीं पर भी ईथर प्रयोग होता है, ईथर वो ड्राई ईथर लेते हैं, क्योंकि अगर वहां पर बच्चों सोडियम है और ड्राई ईथर नहीं लोगे तो ईथर जो है वो वाटर से रिएक्ट कर जाता है, इस वजह से हम ड्राई ईथर लेते हैं। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द ट्राइहैलाइड। और क्लास 11 से पढ़ चुके हैं आप लोग, ये वुड्स रिएक्शन है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं कि वुड्स रिएक्शन कैसे होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा देता हूं। RX प्लस 2Na प्लस RX, ये NaX और NaX मिलकर के 2NaX निकल जाएगा और RR जुड़ जाएगा। दो मैकेनिज्म होते हैं इसमें, एक होता है आयनिक मैकेनिज्म, एक होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें मेजर प्रोडक्ट आपका बनता है RR। एल्कीन भी बनता है आपका और इस RH भी बनता है, ये समझिएगा। यानी एक R का H और एक R से आपका एल्कीन भी बनता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, जो कि माइनर होते हैं। और जो RR बनता है ये मेजर होता है, तो ये जानना जरूरी है आपको। और ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट होते हैं ये तभी बनते हैं जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फॉलो करें, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करें तो। तभी डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट तभी बनते हैं। ये जो मेजर बनता है ये दोनों में ही बनता है, आयनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दोनों में ही बनता है हमारा क्या, RR। लेकिन जो हमारे डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है, एल्कीन और एल्केन जो बनते हैं, सिंपल एल्केन, तो छोटे वाला एल्केन यानी एक R का, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में ही बनता है बच्चों। और वो अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूं तो ऐसे समझा सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा अगला, रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन्स। यानी हैलोएरीन्स के रिएक्शन में हम क्या समझेंगे, तो हमारे जो एराइल हैलाइड्स हैं वो जो है हैलोएरीन्स उनको बोलते हैं, सॉरी बच्चों, एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्यों ये लेस रिएक्टिव है इसको भी समझ लीजिए। एक न्यूक्लियोफाइल आकर के वहां से रिप्लेस नहीं कर सकता। पहली चीज क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट है। यानी हैलोएरीन्स में जो आपका हेलोजन है उसका जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है। इन द इलेक्ट्रॉन पार्ट्स पेयर ऑफ द हेलोजन एटम आर कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग एंड फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल। तो CCl बॉन्ड पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, इसलिए रेजोनेंस है, इसलिए बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द हेलोएल्केन। तो एक वजह ये थी, पहला वजह था कि रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा वजह था बच्चों कि डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड CX बॉन्ड। देखिए होता क्या है, जो हमारा हेलोएल्केन था उसमें कार्बन sp3 था और यहाँ पे क्या था sp2 है। तो sp2 जो होता है वो खुद ही जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए एक सपोज करो एक खींचातानी वाला गेम जैसे टग ऑफ वार होता है, लोग खींचते हैं, अगर दोनों साइड में खींचने वाले लगे हों और दोनों की ताकत, मान लो सपोज करो एक तरफ कमजोर लगा हुआ है, एक तरफ ज्यादा ताकतवर लगे हुए हैं, तो खींच ले जाएंगे। तो वो सिचुएशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या होता है, CH2 भी थोड़ा ताकतवर है, X तो है ही, इसलिए बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है।
तो ये वजह होती है। तो sp2 hybridized carbon with a great s character is more electronegative and can hold the electron pair of the CX bond more tightly than the sp3 hybridized carbon atom in the haloalkane with a less s character। तो यहाँ पे क्या है, sp3 कार्बन में लेस s character होता है, जो जो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता और x को ले जाने देता है और x उसको लेके चला जाता है, इसलिए आसानी से टूटता है यहाँ पर। लेकिन जब sp2 वाले में नहीं होता है। 10 CCl बॉन्ड लेंथ इन हेलोअल्केन इज स्मॉलर। आप जानते हैं जहां पर बॉन्ड स्ट्रांग होगा, छोटा होता है, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक अ शॉर्टर बॉन्ड देन द लॉन्गर बॉन्ड, देयरफॉर हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन द हेलोअल्केन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया जिसमें हम लोग इस बात को कर ली कि डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ छोटा होता है और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तीसरा, इनस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कैटायन। अगर आप निकाल भी देते हो तो फिनाइल यानी बेंजीन रिंग पर जो प्लस आता है, बेंजीन रिंग पे जो प्लस चार्ज आता है वो बहुत अनस्टेबल है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। कभी कभी पेन जो है वो रिएक्ट नहीं करता, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं करता। तो यहाँ पे अब रिस्पॉन्स करना शुरू किया है। चलिए, तो यहाँ अगर हम फिनाइल यहाँ से निकाल दें, यहाँ पे हेलोजन था और इसमें से निकाल दें, हम Cl को निकाल दें, तो हमारा ये बनता है फेनिल कार्बोकैटायन यानी sp2 पर प्लस, ये वेरी अनस्टेबल होता है, इसलिए टूटना नहीं चाहता है। तीसरा पॉइंट हमारा ये था, ठीक है। So instability of phenyl carbocation. In case of halorine, the phenyl carbon cation is formed as a result of self ionization will not be stabilized by resonance and therefore SN1 mechanism। तो SN1 mechanism होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन को स्टेबल होना चाहिए। SN1 में क्या होता है, जब Cl निकलता है, जब X निकलता है, तो जो कार्बोकैटायन बनता है वो स्टेबल बनना चाहिए। तो यहाँ पे अनस्टेबल बन रहा है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। और SN2 कराना हो तो बैक अटैक भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैक साइड में कौन है, इतना बड़ा बेंजीन रिंग है, तो बैक अटैक कैसे कराओगे, इसलिए नहीं होता। बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन इट इज लेस लाइकली ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन। अब ये बात क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, आपका जो बेंजीन रिंग है वो ऑलरेडी क्या है, ऊपर और नीचे, इस रिंग के ऊपर भी एक क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का, नीचे भी क्लाउड है, और ठीक है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आ रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो आएगा तो यहाँ पे क्या रिपल्सन होगा, इस वजह से भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच नहीं कर पाता। तो ये 4 रीजन है बहुत बड़े जो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं एनसीईआरटी में, इसको ध्यान रखिएगा, जिस वजह से हेलोरीन्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाते आसानी से। अब देखिए, रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर करना ही है, मान लीजिए हमें करना पड़ेगा, तो हमें बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन में करना पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी अब हम पढ़ रहे हैं हेलोरीन्स पर सब्स्टिट्यूशन, मुश्किल से होता है लेकिन करवाएंगे तो होगा। देखिए, अब देखिए, क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू फिनॉल। क्लोरोबेंजीन है जिसको हम फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड टू फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर, देखना यहाँ पे 623 केल्विन एंड अ प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बहुत ही शानदार आपने टेम्परेचर और प्रेशर का नजारा देखा है यहाँ पे, कितना 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस इतने टेम्परेचर प्रेशर पर NaOH जो है वो यहाँ से Cl को हटा करके यहाँ पे OH लगा देता है। तो ये बहुत साधारण बात नहीं है, 623 केल्विन टेम्परेचर पैदा करना और 300 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सुनो, अब और आसान कैसे हो सकता है, अगर आप समझिएगा, अगर आप कोई ऐसा ग्रुप लगा दीजिए बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला हो, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। वो क्या करेगा, बॉन्ड को स्टेबलाइज करता है, तो वो आसान कर देगा। द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरीन्स। कैसे रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा चर्चा हमें कर ही देते हैं। सपोज करो वो अगर Cl निकलता है, सपोज करो कि मान लो कि कोई OH माइनस आ रहा है, OH माइनस आ रहा है, तो किस तरह से बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसको कैसे NO2 जो हमारा NO2 है वो किस तरह से उसको सपोर्ट करेगा, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। देखिए, ये हमारा है और यहां पे मान लीजिए हमारा क्लोरीन है और OH माइनस यहां पर आ रहा है अटैक करने के लिए। तो जो अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर टूटता है, ठीक है बच्चों। अब समझिएगा ध्यान से,
तो यहाँ पर आ गया, अभी Cl को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ पे OH है और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज बच्चों, अगर NO2 यहाँ पे मैं NO2 लगा दे रहा हूँ, NO2, ठीक है। तो जो NO2 है यहाँ पर, जो यहाँ पे NO2 है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये इधर O पे जाएगा। तो इस तरह से NO2 के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये डिस्पर्स हो रहा है, या ये कह सकते हो कि स्टेबलाइज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा N, यहाँ पे O पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर O और यहाँ पे ऐसे पाई बॉन्ड। अब ये वापस से ये यहाँ जाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। आप समझिएगा यहाँ पे। तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है नाइट्रोजन NO2 पर, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और ये Cl निकल जाएगा, तो हमारा ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसी तरह से आर्थो पर भी सेम सिचुएशन होती है, जिसको आप रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन करा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि वो हेल्पफुल था, इस वजह से क्या हुआ कि टेम्परेचर का, अगर हमें पैरा पे नाइट्रो लगा दिया हमने, तो टेम्परेचर 443 केल्विन पर आ गया और ये बन गया। और अगर दो लगाते हो, एक आर्थो पर और एक पैरा पे लगा देते हो, तो 368 केल्विन पर, यानी 623 केल्विन से 368 केल्विन तक टेम्परेचर पर हम ला देंगे, अगर हम दो NO2 लगा देते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों ऐसा होता है कि ये स्टेबलाइज कर जाता है। ऐसा क्यों होता है कि ये स्टेबलाइज करता है? इस वजह से क्या होता है बच्चों कि हम आसानी से फिर हम सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, हैलो एरीन्स पर आसानी से सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर ये चीज दिखाया गया। और अगर तीनों पर, अगर यहाँ पे हम तीनों पोजीशन पर NO2 लगा दिए, तो सिर्फ वार्म करके आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, द इफेक्ट इज pronounced when NO2 is introduced at ortho and para positions. However, no effect on reactivity of halogens is observed in the presence of electron withdrawing group at meta position. मेटा पोजिशन पे, क्योंकि मेटा पोजिशन पे अगर रहेगा NO2 तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा था, वो उस NO2 पर नहीं जाएगा अगर मेटा पोजिशन पर NO2 प्रेजेंस है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए OH माइनस है, ये स्लो स्टेप है, OH माइनस यहाँ पे अटैक किया तो रेजोनेंस दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? पैरा आइसोमर है। आर्थो पर देखिए, अगर आर्थो पर अटैक यहाँ पे है आर्थो पर, तो आर्थो पे भी रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन जब यही मेटा पर होगा, मेटा आइसोमर पे, तो रेजोनेंस यहाँ पर तो ये नाइट्रोजन पर जाएगा ही नहीं, मतलब यहाँ पर NO2 पर जाएगा ही नहीं। हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो NO2 पर जाएगा ही नहीं। ये एक बात होती है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हमको करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। अगर यहाँ पे देखिए, इस तरह यहाँ पे मान लीजिए आ गया आपका Cl है और OH आ रहा है, OH अटैक करता है और यहाँ पर NO2 लगा हुआ है। देखिए मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाता हूँ O को, ये प्लस और माइनस से भी दिखा सकते हैं इसको, जैसे कि एनसीईआरटी में दिखा है। एनसीईआरटी में देखिए, इसी को डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे जो O है इसको कोऑर्डिनेट से दिखा के इसको प्लस दिखाया है और इसको माइनस दिखाया है, जिसको मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा रहा हूँ। तो N पर प्लस और O पर माइनस का मतलब है कि N कोऑर्डिनेट कर रहा है O को, इसका मीनिंग यही होता है। तो जब ये टूटेगा बच्चों, ये मैं आर्थो पर लगा दिया गलती से, मुझे इसको मेटा पर लगाना था, तो जरा मैं मेटा पर लगाता हूँ।
सेलेक्ट हो जाओ भाई, जल्दी से, बच्चे वेट कर रहे हैं मेरे। चलो, कभी कभी जो है ये मिसबिहेव करता है। एनीवेज, अब हो गया सही। तो यहां पर बच्चों अब देखिए, यहां पे मैं लगाता हूं NO2 को। तो जब ये OH अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड यहां पे आएगा और ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा। तो देखो उधर गया ही नहीं, नाइट्रोजन की तरफ एरो गया ही नहीं। और अगला जो हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो Cl है, यहां पर OH है और यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया और ये जो है NO2 अपना जैसे है वैसे पड़ा रहा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता NO2 से, इस वजह से मेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रीजन आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था। अब आता है अगला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए एरीन्स का बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बेंजीन रिंग पर होता है, बेंजीन रिंग पर होता है। ठीक है ना। और इसमें जो है हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है लोन पेयर अगर डायरेक्टली अटैच है रिंग पर। तो जो हैलो एरीन्स हैं उसमें हैलोजन के पास रिंग पर देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा, और इलेक्ट्रॉन्स जो है रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देते हैं। तो हैलो एरीन्स में हैलो एरीन्स यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं ऑन बेंजीन रिंग, सच एज हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। हैलोजन एटम बिसाइड बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग, देखो हैलोजन क्यों कर रहा है स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग, ये बात ध्यान रखिएगा। हैलोजन एटम बिसाइड बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग। तो यहां पे ध्यान रखिए, हैलोजन एटम्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और डीएक्टिवेटिंग होते हैं। डीएक्टिवेटिंग इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग स्लाइटली ही होते हैं, लेकिन इसीलिए होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हैलोजन एटम्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन देते हैं रेजोनेंस के थ्रू, इसलिए वहां पर सब्स्टिट्यूशन जो होगा तो वहीं पर होगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, ड्यू टू द रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, ड्यू टू द रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो अब यहाँ पे देखिए ये है, तो पहला हमारा है क्या, हैलोजिनेशन, यानी Cl2 का हम एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस FeCl3 लेंगे। FeCl3 बेटा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इसलिए क्या करता है ये हमारा Cl2 को तोड़ता है, ऐसे Cl2 को इलेक्ट्रॉन के साथ तोड़ लेता है और क्या बनाता है FeCl3 माइनस, FeCl4 माइनस, राइट, और Cl पर प्लस आता है, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है हमारा हैलोजिनेशन के लिए, तो Cl प्लस होता है। और ये Cl प्लस बेंजीन रिंग पर आकर के आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वहां पर ये Cl प्लस क्या करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर देगा, यानी ये यहां से पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा। तो ये आर्थो पोजीशन पे मैं दिखा सकता हूँ, ये आर्थो पोजीशन पर आ गया, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे आर्थो पे Cl लग गया, ये प्लस आ गया यहाँ पर, और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता रहेगा। ठीक है ना। और फिर बाद में अल्टीमेटली H यहाँ से निकल जाएगा, H निकलेगा और यहाँ पाई बॉन्ड वापस से एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। यहाँ पे Cl ऑलरेडी है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन हुई, तो यहाँ वाला जो H है वो निकल जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता है, जिससे कि वापस से पाई बॉन्ड बन जाए। तो ये हम आपका डाइक्लोरो बेंजीन बनाता है। तो ऐसे आर्थो पर भी और पैरा पर भी, दोनों पर। तो मेजर कौन होता है, मेजर होता है पैरा, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, ये सिमेट्रिकल होता है, और ये जो है आपका रिपल्शन कम होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे रिपल्शन भी कम होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इसलिए ये मेजर होता है। नाइट्रेशन में देखिए, नाइट्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेट HNO3, ये कई बार पूछा गया है कि जो जब नाइट्रेशन जब होता है तो क्या मैकेनिज्म होती है और क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो देखो यहाँ पर नाइट्रेशन में इसमें जो OH होता है, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे HNO3 है,
तो HNO3। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे HNO3 का ये स्ट्रक्चर होगा। तो आपको ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हूं मैं, इसको प्लस और माइनस, नाइट्रोजन को प्लस और ऑक्सीजन को माइनस देकर के भी बनाया जा सकता है। अब देखिए, जो हमारा एसिड है, जो एसिड है H2SO4, वो क्या करता है, वो प्रोटोनेशन करता है यहाँ से, और हमारा नाइट्रोजन जो है यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे ये O है, और यहाँ पर ये OH और H होता है, जिस पर ऑक्सीजन पे फिर प्लस आता है। फिर ये हमारा बॉन्ड टूट जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और नाइट्रोजन बनता है नाइट्रोनियम आयन, ऐसे NO2 प्लस, ये बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। और नाइट्रोनियम आयन ही हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर ये बात बहुत बार पूछी गई है, इसको समझिएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो नाइट्रेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या हमारा, NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। और ये फिर NO2 प्लस ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारा Cl प्लस गया था, वैसे ही आर्थो और पैरा पोजिशन में रहता है, पैरा वाला मेजर होता है। यहाँ पे देखिए पैरा वाला मेजर है। फिर देखिए सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर द सल्फोनेशन, जरा जल्दी से कमेंट में लिखो तो। इलेक्ट्रोफाइल ऑफ सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जल्दी से बताइए तो मुझे कमेंट में लिखिए, कमेंट में फटाफट लिखिए, कमेंट में फटाफट लिखिए। कमेंट में फटाफट लिखिए बच्चों, सल्फोनेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। मैं आपको हेलोजिनेशन के लिए बता दिया, हेलोजिनेशन के लिए हमारा क्या था, X प्लस, यानी Cl, अगर क्लोरिनेशन करा रहे हो तो Cl प्लस, ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो Br प्लस, और उसमें हम लुईस एसिड लेते हैं जिससे कि वो तोड़ सके, जैसे उसमें हमने FeCl3 लिया ठीक है, या Fe से भी कर सकते हो। फिर हमने नाइट्रेशन में लिया, हमने नाइट्रेशन में हमने एसिड लिया और HNO3 लिया कॉन्सेंट्रेट, तो एसिड जो है वो प्रोटोनेशन करके फिर NO2 प्लस जनरेट किया। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ओलियम लेते हैं कंसंट्रेटेड, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड ओलियम लेते हैं, H2S2O7 होता है ओलियम। और एक्चुअली ओलियम होता क्या है, H2SO4 में SO3 गैस जो होती है वो डिजॉल्व होती है, SO3 गैस। और ये जो SO3 गैस होती है बच्चे, ये sp2 हाइब्रिडाइज होती है ऐसे, और यही हमारी इलेक्ट्रोफाइल है, यही इलेक्ट्रोफाइल है। होता क्या है, ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक करता है तो S पर पॉजिटिव आता है, और यही S उस पर अटैक करता है बेंजीन रिंग पर। तो यही बेंजीन रिंग मान लीजिए हमारे यहाँ पर है, और ये ऐसे है, तो जैसे ही ये O की तरफ बॉन्ड टूटेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन S पर अटैक कर देता है, और जब S पे अटैक करता है तो देखो क्या बनता है। तो मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूं, क्लोरीन, ठीक है। तो ये सपोज ये क्लोरीन है, और बॉन्ड टूटा यहाँ पर, और यहाँ पर SO, और एक पर O पे माइनस आया क्योंकि बॉन्ड टूटा था, ठीक है बच्चे, ऐसे हो गया। और यहाँ पर ये हो गया प्लस, यहाँ पे जो H होता है बच्चे, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड फिर से बनाता है, और ये H यहाँ पे चला आता है ऑक्सीजन के पास। इसीलिए फिर हमको क्या मिलता है, इस तरह का हमको सीन दिखता है। देखिए हमें कैसा सीन दिखता है, हमें इस तरह का सीन दिखता है कि यहाँ पे Cl है, और वापस से पाई बॉन्ड बना, और ये SO3H आता है, SOOH। तो इसको हम लोग जनरली बच्चे SO3H लिख देते हैं या SO3 प्लस कर देते हैं, ये गड़बड़ी होती है। तो ये यही चीज है फिर यहाँ पर आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर आपके अलग अलग यहाँ पे। और मेजर कौन होगा, ये मेजर होगा क्योंकि ये रिपल्शन कम होता है आपस में, मेजर। तो ये हमारा सल्फोनेशन हो गया। सल्फोनेशन के लिए SO3 जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। फिर एक बहुत बेहतरीन रिएक्शन होता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें क्या होता है बच्चे, दो तरह का होता है, एक होता है एसाइलेशन, एक होता है एल्काइलेशन। तो ये हमारा एल्काइलेशन है, जो हम एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं आर्थो और पैरा पोजीशन पे। और एक होता है एसाइलेशन, जिसमें RCO, एसाइलेशन जिसमें हमारा RCO जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म आपसे शेयर कर दूं कि किस तरह से होता है। तो देखिए एल्काइलेशन और एसाइलेशन में दोनों में ही हम एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं, और एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है वो लुईस एसिड होता है, क्योंकि AlCl3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से क्या करता है वो देखिए यहाँ पर, अगर हम क्या करते हैं RCl लेते हैं, RCl,
यानी एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, AlCl3 जो है Cl को इलेक्ट्रॉन सहित उखाड़ लेता है और R प्लस बनाता है। यही हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट भी है, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कह सकते हो इसको। और इसका इलेक्ट्रोफाइल है बच्चे, ये इलेक्ट्रोफाइल, यानी एल्काइलेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल क्या है, R प्लस। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, जो मैं यही बताऊंगा कि अगर मान लीजिए CH3 CH2 CH2 Cl दिया होता तो क्या बनता, CH3 CH2 CH2 प्लस बनता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आप चूंकि ये कार्बोकटायन बना है, तो आप जान लीजिए कि जो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, जब कभी भी कार्बोकटायन या फ्री रेडिकल बनता है तो रीअरेंजमेंट संभव होता है, ये बात ध्यान रखिए। तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, सीधे बेंजीन रिंग पर, अगर ये क्लोरोबेंजीन पे हम करा रहे होते तो क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन लगा होता, और जनरली आप क्या करते, सीधे यहाँ पर पैरा पोजीशन पर CCC, यही आप मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देते, यही मेजर प्रोडक्ट आप लिख देते, है ना, लिखते कि नहीं लिखते बताओ, जनरली आप लोग लिख देते मेजर, जो कि गलत होता। अब हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ बीच में प्लस आ गया 2 डिग्री पर, ये CH3 हो गया। अब बेंजीन रिंग पर जिस पर जो भी लगा हो, देखो बेंजीन रिंग पर जो लगा होता है ना, वो सिर्फ डायरेक्शन देता है। क्लोरीन लगा हुआ है तो ऑर्थो पैरा पे दे रहा है, वहीं पर अगर सपोज करो COH या CHO लगा होता, मैं प्लस R और माइनस R के बारे में आपको बता चुका हूं, तो जिसके पास लोन पेयर होगा या निगेटिव चार्ज होगा वो प्लस R देगा, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे देगा, और जिसके पास उससे अटैच्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, जैसे C डबल बॉन्ड O हो गया, CN हो गया, CHO हो गया, COH हो गया, अगर लगा होगा तो वो माइनस R देंगे। यानी जिसके पास डायरेक्टली अटैच एटम है और लोन पेयर उस पर है तो वो प्लस R देगा, और जिसपे डायरेक्टली अटैच एटम है और उस डायरेक्टली अटैच एटम से, यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम, यहाँ मान लो मैं यहाँ पे बता देता हूं, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम मान लीजिए कोई है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है और इससे डायरेक्टली अटैच एटम मान लीजिए कार्बन है, और इससे कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो तो ये माइनस R देगा, ऐसे वाले माइनस R देंगे, या C ट्रिपल बॉन्ड N हो तो माइनस R देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस R वाले देंगे। और अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पर लोन पेयर हो, जैसे जेड, कोई भी जेड ले लो, कोई लोन पेयर हो तो ये प्लस R देगा। ठीक है, ये हमारा प्लस R और माइनस R का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और हाइड्राइड शिफ्ट होने की वजह से हमारा ये 2 डिग्री हमारा ये बन जाएगा क्या, कार्बोकटायन। अब ये बेंजीन रिंग पर जाके अटैक करेगा, तो हमारा क्लोरोबेंजीन सपोज है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होता ही है, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। कहां पहुंचा दिए भाई, इतना दूर तो नहीं आना था मुझे। चलो ये आ गए हम लोग यहाँ पर। हाँ, तो ये इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे हो गया था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। चलो मैंने इसको सही कर दिया। ठीक, ये इसको सही कर दिया, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ये। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही थी हमारी, तो देखो यहाँ पे ये हमारा एल्काइलेशन में, तो अब जो है क्लोरोबेंजीन मान लो यहाँ पर है, तो वो इस, अब ये या तो आर्थो पर अटैक करता है या ये पैरा पे अटैक कर जाए,
तो दोनों पे होगा और हमारा पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये आप जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा यहां पर देखिए, ये बन गया आपका CH3, यानी आइसोप्रोपाइल, ये हो गया। ठीक है, तो 1 क्लोरो और 4 आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया, ये यही मेजर होगा। तो गलती से आप लोग ये ऐसा वाला मत बना दीजिएगा, गलती से आप लोग यहाँ पे ये वाला CCC करके इसको मत बना दीजिएगा, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है आपको, ये गलत है। तो ये बात समझ रहे होंगे आप लोग। ये एल्काइलेशन की बात हो गई, और यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि कार्बोकटायन बन रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा इसको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो ईश्वर की कृपा से जो है मिल गए साहब ये हम लोगों को, और हम इनको जो है ढूंढ लेते हैं जल्दी से, जिससे कि हम बच्चों को जल्दी से, अपने प्यारे बच्चों को जल्दी से हम वहां तक पहुंचा सके जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, ये हम अभी पढ़े हैं जस्ट। चलिए, ये आ गया। हाँ, तो लगभग लास्ट में पहुंच ही गए थे। लास्ट हमारा है रिएक्शन विथ मेटल्स। आपका एसाइलेशन बता देता हूं। एसाइलेशन में क्या होता है, RCOCl, RCOCl होता है बच्चों। और ये RCOCl में जो हमारा AlCl3 होगा, AlCl3 होगा, वो इस Cl को तोड़ लेगा अपने साथ और क्या बनाएगा, AlCl4, AlCl4 माइनस बनाता है। और हमारा जो रिएक्शन, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो होता है RCO प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए, बहुत ही शानदार चीज है। RCO प्लस हमारा यही इलेक्ट्रोफाइल है, और ये नो रीअरेंजमेंट, यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो है हमारा जो RCO है वो ऑक्सीजन के साथ, ये जो प्लस है, ये देखिए यहां पर ये ऐसे रेजोनेंस होता रहता है। यहाँ पे लोन पेयर जो है ना, ये यहाँ पर आएगा, जिससे कि RC ट्रिपल बॉन्ड O ऐसे बनता है, जिससे कि फिर O पर प्लस आता है। तो ये रेजोनेंस होता रहता है इसके बीच में, इसी वजह से ये R प्लस जो है, ये C पर जो प्लस है वो हमारा पार्टिसिपेट नहीं करता, किसमें किसमें, रीअरेंजमेंट में। ठीक है ना, इसलिए जो हमारा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने दिया है ऐसे है हमारा क्लोरी, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मान लीजिए है यहाँ पर, और CH3 सपोज कीजिए हमारा क्लोरोबेंजीन यहाँ पर है। मैं फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पे हमारा CH3 CH2 CO Cl है, ऐसे है बच्चों। तो ये Cl निकलेगा, AlCl3 उसको निकाले जाएगा, तो बनेगा हमारा CH3 CH2 CH3 CH2 CO प्लस। और ये हमारा आर्थो और पैरा पर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ऐसे ये अटैक करेगा बेंजीन पर CH2, तो यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा, और ये आर्थो हो गया, और पैरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। पैरा हमारा C डबल बॉन्ड O और CH2 CH2 ये हमारा बन गया। तो ये इस तरह से हमारा प्रोडक्ट ये बनता है। ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। चलिए, लास्ट जो हमारा है ये, वो ये है रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मेटल्स से रिएक्शन में हमने ऊर्ज पढ़ाई था कि ऊर्ज रिएक्शन कैसे होता है, और कुछ और रिएक्शंस अगर हैं यहाँ पर, आप एनसीईआरटी में देखेंगे, उसको पढ़ लेंगे। और बाद में जो हमारा पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स है, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, और इन पर क्वेश्चंस जो है
छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे आते हैं जिसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और इस पर क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हाँ रिएक्शन विथ मेटल्स आ जाएंगे। मेटल्स में हमारा ऊर्ज रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं और ऊर्ज फिटिक रिएक्शन हम पढ़ लेंगे। देखिए ये हमारा ऊर्ज है, तो ऊर्ज पढ़े थे हम जो है, जो कि एल्केन एल्केन के बीच में था। ठीक है, एल्केन एल्केन के बीच था। लेकिन ऊर्ज फिटिक क्या होते हैं बच्चों, एक एल्काइल हैलाइड होता है और एक होता है एराइल हैलाइड, उन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो है हमारा ऊर्ज रिएक्शन हो गया। और ऊर्ज में हमने ऊर्ज फिटिक जो होता है वो ऊर्ज क्या होता है, आर एक्स प्लस आर एक्स प्लस 2Na, 2Na के होते हैं, ये ऊर्ज होते हैं, तो आर बन जाता है, ये ऊर्ज था, ऊर्ज। फिटिक होता है, फिटिक जिसमें सिर्फ फिटिक जो होता है, फिटिंग नहीं, फिटिक होता है बच्चों जिसमें आर एक्स प्लस आर एक्स ये होते हैं और हम Na लेते हैं। ठीक है, 2Na, तो ये Ar और Ar जुड़ जाता है, यानी दो बेंजीन रिंग अगर लेते हो ऐसे क्लोरोबेंजीन तो इस तरह का बाइफेनिल बन जाता है फिटिंग में। और ऊर्ज फिटिंग में क्या होता है, एक एराइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड मिलकर के ये क्या बनते हैं, हेलोअल्केन बनाते हैं, हेलोरीन, एल्काइल और एरीन। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन यहाँ पे नीचे बता दिया। ठीक है, ये आप कर लेंगे और इसके बाद जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन बचता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह को, इसको आप खूब ध्यान से एक एक लाइन पढ़िएगा और उससे क्वेश्चंस निकालिएगा और उस क्वेश्चंस पे बहुत आप अच्छे से करेंगे और उससे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो फ्रियॉन वगैरह पे क्वेश्चन पूछे आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन है, तो डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट एंड अ पेंट रिमूवर। तो ये सॉल्वेंट और पेंट रिमूवर के फॉर्म में, एज अ प्रोपेलेंट इन द एरोसॉल एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। तो ये सब क्वेश्चन पे पूछे आते हैं कि मिथाइल जो क्लोराइड है उसका कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। तो सॉल्वेंट पेंट रिमूवर के फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं, मिथाइल पेंट रिमूवर। ठीक है ना, और प्रोपेलेंट इन द एरोसॉल, एरोसॉल को खत्म करने के लिए। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। मेटल को क्लीन करते हैं और फिनिश करते हैं, उसके भी फॉर्म इसको यूज करते हैं, किसको, मिथाइल क्लोराइड को। ठीक है, पेंट रिमूवर तो है ही, तो इस तरह से मेटल को क्लीन करना और मेटल को फिनिश करने में भी ये सहायक होता है। मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मिथाइलिन क्लोराइड है बच्चों, डाइक्लोरोमीथेन है, मिथाइलिन क्लोराइड यानी CH2Cl2 होता है ये। ठीक है, तो मिथाइलिन क्लोराइड जो है वो हार्म करता है किसको, ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली इंपेयर्ड हियरिंग एंड विजन। तो अगर आप लोअर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड से भी एक्सपोज आते हैं तो आपकी सुनने की क्षमता और आंख देखने की क्षमता कम हो जाएगी। बहुत ही खराब चीज है ये डाइक्लोरोमिथाइलिन। हायर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर काज डिजीनेस, नाउजिया, टिंगलिंग एंड नंबनेस ऑफ द फिंगर एंड टोज। बहुत खतरनाक चीज है। ह्यूमन डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट विथ मिथाइलिन डाइक्लोराइड काज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आईज कैन बर्न द कॉर्निया को बर्न कर देगा अगर आप डायरेक्ट इसके एक्सपोजर में आते हैं तो, आईज अगर आती है तो। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। और डाइक्लोरोमीथेन जो है CH2Cl2, ये बहुत खतरनाक चीज है जो कि पेंट रिमूवर के फॉर्म में यूज करते हैं, रॉकेट एज अ प्रोपेलेंट इन द एरोसॉल्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, और क्लीनिंग में यूज करते हैं हम लोग। अगर हमारा पेंट रिमूवर के फॉर्म में यूज करते हैं, और क्लीनिंग में और फिनिशिंग में भी यूज करते हैं। और स्मॉल अमाउंट जो है वो आपको जो है बहरा या अंधा कर सकता है इसका। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म। केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स। ध्यान से, सॉल्वेंट होता है फैट्स के लिए, एल्कोलाइड्स के लिए, आयोडीन के लिए और अदर सब्सटेंस के लिए। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट। ध्यान से देखो, पूछता है व्हाट इज R22, R22 क्या बच्चे, ये एक फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट है। R22 इज अ फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। It was once used as a general anesthetic in surgery। पहले जो है जनरल एनेस्थेटिक के फॉर्म में इसको दिया था, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थीसिया से, सच एज ईथर से। उसको अब एनेस्थीसिया जब होता है, कोई ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया लगाते हैं, उसको अब सेपरेट कर दिया गया है, पहले क्लोरोफॉर्म लगाते थे।
as might be expected from its use as an anesthetic, inhaling chloroform vapors depresses the central nervous system. इसको सुहा करके बेहोश करके लोग अपहरण कर लेते हैं जी, किडनैप कर लेते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना, तुम लोग मत चपेट में आ जाना। ब्रीदिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन है, यानी 900 ppm अगर आपने ले लिया, ब्रीथ कर लिया ऑफ एयर, ठीक है ना, तो क्या होगा, फॉर ए शॉर्ट टाइम कॉल्ड डिजीनेस, फटीग एंड हेडेक आपको हो जाएगा। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू लीवर वेयर क्लोरोफॉर्म इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉस्जीन। फॉस्जीन बहुत ही जहरीली गैस होती है जो कि क्लोरोफॉर्म से बनती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है जब ऑक्सीजन से, लाइट के प्रेजेंस में आता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो COCl2 फॉस्जीन आता है, जो कि क्या होता है, ज्यादा और खतरनाक होता है। एंड टू द किडनीज एंड सम पीपल डेवलप सोर्स when screech is immersed in the chloroform. So chloroform is slowly oxidized by air in the presence of light to an extremely poisonous gas, carbonyl chloride. COCl2 is carbonyl chloride, also known as phosgene. It is therefore stored in closed dark colored bottles completely filled so that it is kept out. Air is kept out. इसको हम लोग कोल्ड जो है, इसको जो है हम लोग क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल्स रखते हैं जिससे कि एयर उसमें बाहर निकल जाए, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। Triiodomethane या iodoform. It was earlier used as antiseptic, but antiseptic properties are due to the liberation of free iodine and not due to the iodoform itself. तो आयोडोफॉर्म की वजह से नहीं होता था, आयोडीन रिलीज होती थी गैस, इससे वो एंटीसेप्टिक के फॉर्म यूज करते थे। ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनबल स्मेल, बहुत बदबू करता था, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग आयोडीन। टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, it is produced in large quantities for use of the manufacture of the refrigerants and propellants for aerosol cans. propellants क्या होते हैं, देखो जो चीज ना, जो जैसे मानो कि जो हम लोग शेविंग क्रीम वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें जब उसको प्रेस करते हैं तो उसमें प्रोपेलेंट होता है, उसमें से निकलता है उसको बाहर की ओर प्रोपेलेंट, तो वही एरोसॉल कैंस के जिसमें सॉल निकलते हैं, हम कैंस के फॉर्म में उसमें यूज करते हैं, तो वो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो प्रोपेलेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। इट आल्सो यूज्ड एज feedstock in the synthesis of chlorofluorocarbons and other chemicals, pharmaceutical manufacturing and general solvent use. Until the mid 1960, it was also widely used in the cleaning fluid, both in industry and as a detergent, degreasing, यानी जो ग्रीस को हटाते हैं, तेल ऑयल को हटाने के लिए इसका यूज करते थे पहले, एंड इन होम एज अ स्पॉट रिमूवर के भी हम फॉर्म यूज करते थे, एंड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में भी इसको यूज करते थे। देयर इज सम एविडेंस दैट एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉज लीवर कैंसर इन ह्यूमंस। द मोस्ट कॉमन इफेक्ट आर डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस और नोजिया एंड वोमिटिंग विच कॉज परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल। तो ये भी खतरनाक चीज है भाई, इसलिए भी इसको जो है बाद में उतना यूज नहीं किया गया। जो पहले इसको होम में यूज करते थे, सफाई में यूज करते थे, स्पॉट रिमूवर के फॉर्म में यूज करते थे, और कई तरीके से यूज करते थे घर में, बाद में इसको बंद किया गया कि भाई मत यूज करो, ये खतरनाक चीज है, ठीक है ना। तो इन सीवियर केसेस द इफेक्ट कैन लीड रैपिडली टू स्टपर, कोमा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ। एक्सपोजर टू CCl4 कैन मेक द हार्ट बीट irregularly or stop. The chemical may irritate the eyes on contact. The carbon tetrachloride is released into air. Carbon tetrachloride हवा में निकलती है, it rises to atmosphere and deplete the ozone layer. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज बिलीव टू इंक्रीज द ह्यूमन एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट रेज। आप जानते हैं अगर हमारा जो है ओजोन लेयर कटता है या फिर डिप्लीट होता है तो हम ज्यादा अल्ट्रावायलेट से एक्सपोज होते हैं, इसलिए लीडिंग टू द स्किन कैंसर, आईज डिसऑर्डर एंड डिजीज एंड पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। फ्रियॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रियॉन्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी R22 आपने ऊपर पढ़ा था, R22 पढ़ा था ऊपर, यहाँ पे देखिए फ्रियॉन्स समझिए। फ्रियॉन्स क्या होता है? द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन कलेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन्स। तो रट लो ये पॉइंट, रट लो आप लोग। The chlorofluorocarbon compound of methane and ethane are collectively known as freons। यानी इथेन, क्योंकि इथेन का भी होता है, मीथेन और इथेन दोनों के क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं collectively known as freons। These are extremely stable, unreactive, non-toxic, non-corrosive and easily liquefiable gases। फ्रियॉन 12 इसी नाम से पूछा जाता है, CCl2F2 को फ्रियॉन 12 कहते हैं, ठीक ना जी।
आप लोगों का काम है, आप लोग फ्रियॉन 11 फ्रियॉन 10 भी ढूंढिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको काम दे रहा हूं। फ्रियॉन 11 ढूंढना क्या होता है फॉर्मूला, ठीक ना। फ्रियॉन 12 यहाँ पे CCl2 ClF2 है, तो फ्रियॉन 12 is one of the most common freons in the industrial use. It is manufactured from tetrachloromethane by Schwartz reaction. Schwartz reaction पढ़े थे हम लोग स्टार्टिंग में ही। These are usually produced for aerosol propellants, रेफ्रिजरेटर जो यूज करते हैं, एयर कंडीशनर AC यूज करते हैं, by 1974. Total freon 1974 तक टोटल फ्रियॉन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वाज अबाउट 2 बिलियन पाउंड एनुअली। बाप रे बाप, अब तो सोचो 1974 की बात है, तब उतने फ्रिज और उतने एसी नहीं थे घरों में, अब हर घर में है, तो कितना अब होगा, उस समय तो 2 बिलियन पाउंड्स था फ्रियॉन का प्रोडक्शन। मोस्ट फ्रियॉन इवन दैट यूज्ड इन द रेफ्रिजरेशन इवेंचुअली मेक्स इट्स वे इनटू एटमॉस्फेयर। तो जो रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं वो फ्रियॉन जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है और वो जाकर के ओजोन को डिप्लीट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मोस्ट फ्रियॉन इवन दैट यूज इन रेफ्रिजरेटर इवेंचुअली मेक्स इट्स वे टू द एटमॉस्फेयर वेयर इट डिफ्यूजेस अनचेंज्ड टू द स्ट्रेटोस्फियर। द स्ट्रेटोस्फियर फ्रियॉन इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन दैट कॉज अपसेट नेचुरल ओजोन बैलेंस। तो ये आपको नेचुरल ओजोन बैलेंस को डिप्लीट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। PP डैश डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसको DDT कहते हैं। तो DDT देखिए आप पैरा पर, देखिए यहाँ पे क्या है, PP डैश डाइक्लोरो, यहाँ पे देखिए ये पैरा पर है, ये भी पैरा पर है, तो पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल, समझिएगा। एक पैरा ये हो गया, एक पैरा ये हो गया, एक पैरा ये हो गया, एक पैरा को पैरा कह दिए, दूसरे पैरा को पैरा डैश कह दिए, फिर डाइक्लोरो कह दिए, और 2 फेनिल लगाए जैसे डाइफेनिल कह दिए, और ट्राइक्लोरो है, 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, और इथेन है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन यहां पर है और एक कार्बन यहां पर है, ट्राइक्लोरो। तो पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, इसको हम DDT कहते हैं। DDT का पहले उपयोग करते थे हम लोग उसके लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए, लेकिन बाद में बैन कर दिया गया। DDT वाज फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, फर्स्ट क्लोरीनेटेड, पहला क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था। तो विच इज द फर्स्ट क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड, वो था DDT, इसको ध्यान रखिएगा। was originally prepared in 1873, but it was not until 1939 that Paul Muller of GZ Pharmaceuticals in Switzerland discovered the effectiveness of DDT as an insecticide. इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में इसका डिस्कवर नहीं हुआ था, 1873 में ये ढूंढ लिया गया था, लेकिन इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में इसको यूज किया गया जब पॉल मुलर ने इसका काम किया था इंसेक्टिसाइड से। तो खोज तो दिए थे बेचारे ये, लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम हो गई और बहुत ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन होने लगा और बहुत नुकसानदायक हुआ ये। Paul Muller was awarded Nobel Prize in Medicine and Physiology in 1948 for the discovery. सोचो लोग, ये इतना खतरनाक इंसेक्टिसाइड था कि ये पानी में जाकर के फिर वो मछलियां खाई इसको, जैसे नाली में गया, नाली में डाले, नाली से नदी में गया, नदी में मछलियां खाई, तो उसको तो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम किए, तो ह्यूमन बीइंग में DDT पाई जाने लगी। DDT का बायोमैग्निफिकेशन लगा। आप लोग बायोमैग्निफिकेशन जानते होंगे कि किसी हार्मफुल केमिकल का हमारी बॉडी में या किसी मसल्स में इकट्ठा होते जाना बायोमैग्निफिकेशन कराता है। तो ये होने लगा, जो कि बहुत खतरनाक हुआ, और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इनकी डिस्कवरी के लिए। द यूज ऑफ DDT इंक्रीज इनॉर्मसली ऑन अ वर्ल्ड वाइड basis after World War, primarily because of its effectiveness against the mosquito that spread malaria and lice that carry typhoid. Okay. However, problems related to the extensive use of DDT began to appear in the late 1940s. Many species of insects developed resistance to DDT, and it was also discovered that high toxicity towards fish, the chemical stability of DDT, and its fat solubility compounded the problem. Compounded कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। फैट में सॉल्युबल था DDT, तो ये पूछेगा कि क्यों DDT हार्मफुल है, तो कहोगे इसका जो है ये, इसकी फैट में सॉल्युबिलिटी, इसकी क्या है बच्चों, फैट में सॉल्युबिलिटी अच्छी है,
तो इसकी DDT जो है वो केमिकली स्टेबल है और इसकी फैट सॉल्युबिलिटी तगड़ी है। तो फैट सॉल्युबिलिटी इसकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझाने के लिए कि ये हार्मफुल था। DDT is not metabolized very rapidly by animals. Instead, it is deposited and stored in the fatty tissues. If ingestion continues at a steady rate, DDT builds up within the animal over time. The use of DDT was banned in USA in 1973, although it is still used in some other parts of the world. तो DDT बहुत खतरनाक चीज है जी, मत यूज करना तुम लोग, ठीक ना। तो ये पूरा खत्म हो गया बच्चों। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज लगाइएगा, इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से समझिएगा और सारे क्वेश्चंस वगैरह लगाइएगा। तो एनसीईआरटी का हम लोग जो कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, केमिस्ट्री क्रैश कोर्स केमिस्ट्री, एनसीईआरटी न्यू सिलेबस पे हम काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस वगैरह लगाइएगा, जो डाउट्स वगैरह होंगे आप पूछ सकते हैं इसको। तो आज हमारा जो हेलोएल्केन्स हेलोअरीन्स का चैप्टर था वो खत्म हुआ। आप लोग खूब मेहनत से लग जाइए, हम आपके साथ लगे हुए हैं। और जो बच्चे किसी टॉपिक पर अलग से चाहते होंगे कि अलग से मुझे सर जो है ये टॉपिक मुझे बना दीजिए और हम बहुत डाउट्स वगैरह हैं, तो मुझे बताएंगे। और हम लोग अब जो है इस पर हेलोएल्केन्स हेलोअरीन्स पर हम करेंगे टैड टॉक होगा। और टैड टॉक कहां होता है आप जानते हैं, टैड टॉक कहां होता है बच्चे, वो होगा आपका किस पर, अनअकैडमी पर, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पे, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पे होगा। तो हमारा जो स्पेशल क्लास होगा उस पे हम अनअकैडमी पे टैड टॉक करेंगे और वहां पर फिर हम जो है सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और अच्छे से हम उस पे वो करेंगे। उसके बाद फिर मैं क्विज लूंगा। तो हेलोएल्केन्स हेलोअरीन्स हमारा खत्म हो गया। टैड टॉक करेंगे हम लोग इसको अनअकैडमी के अपने स्पेशल क्लास में। जो बच्चे न्यू बच्चे होंगे वो बच्चे केमिस्ट्री 101 चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जिससे कि उनको इसका नोटिफिकेशन हर क्लास का मिलता रहे। और हमारा कोड जो है वो इस्तेमाल करेंगे कहीं पर भी, अगर आपको इसका अनअकैडमी में यूज करना हो तो AM001 कोड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।